हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ये 1952 से शुरू हुआ था और अब हम देखते हैं कि 29 स्टेट जो है वो अभी भाषा के आधार पर बनाए गए। अब इसी में से दूसरा पॉइंट है कि लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। अब उस समय जो कंडीशन थी, सिचुएशन थी, उसी के आधार से हिंदी 40% लोग जो है वो हमारे देश में हिंदी बोलते हैं या उनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है। लेकिन उसके अलावा भी अलग अलग स्टेट्स में कई भाषा है। अब इसलिए हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेजेस जो है उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है और उन सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया है और उनका भी प्रोटेक्शन करना है। इसलिए ये सभी लैंग्वेज जो है वो भी हमारे देश के कई राज्यों में वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब हिंदी के साथ साथ इंग्लिश ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखने के बारे में डिसीजन लिया गया था। 1965 तक इंग्लिश वॉज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या हुआ है कि 1965 के बाद भी तमिलनाडु जैसे नॉन हिंदी राज्य है तो उन्होंने डिमांड की है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखा जाए और उसके लिए वहां पर वायोलेंस चलाया गया। अब इसी के कारण क्या है कि 1965 के बाद भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश और हिंदी दोनों भी लैंग्वेजेस अभी भी कंटिन्यू है और उसी के साथ साथ बाकी के जो 21 लैंग्वेजेस है वो भी उसी स्टेट में वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कंटिन्यू की गई है। तो यहाँ इस प्रकार की पॉलिसी को हमने एडॉप्ट किया है या एक्सेप्ट किया है और उसी के कारण अभी तक हमारे देश में या हमारे देश का विभाजन लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ है। तो ये हमारा एक सक्सेस रहेगा। तीसरा पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब देखिए कि अगर फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना है, उसको पावरफुल बनाना है, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और इसी वजह से ही फेडरलिज्म पावरफुल बन सकता है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर शेयरिंग किया गया है और उसमें सेंटर के या स्टेट के अलग अलग सब्जेक्ट्स है। अब इसी के साथ साथ रियलिटी क्या है कि जो भी रूलिंग पार्टीज है या लीडर्स है वे जो है ये ज्यादातर सेंटर में जहां पर रूलिंग पार्टीज होती है वे स्टेट जो पार्टीज होती है रूलिंग पार्टीज उन पर प्रेशर लाने का काम करते हैं। जैसे 90s के पहले क्या था कि सेंटर और स्टेट दोनों भी रूलिंग पार्टी एक ही थी, उसको हम कांग्रेस का नाम दें। तो यहां हम देखते हैं कि जब जब कांग्रेस की ही सरकारें दोनों जगह पर है तो उनके रिलेशंस अच्छे रहे। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ है कि सेंटर पार्टी के राइवलरीज जब स्टेट में सत्ता में आते थे तब कांग्रेस द्वारा उनको डिसमिस करने का काम किया जाता था, या तो स्टेट गवर्नमेंट को जो स्टेबल होना चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं दी जाती थी। तो इस प्रकार के संबंध दोनों में यानी सब हमेशा अच्छे ही रहेंगे ऐसी बात नहीं होती। अब 1990s के बाद या उसके पहले भी कुछ मात्रा में उसमें भी चेंजेस आए। जैसे कि अभी 1990s के बाद किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो ऐसे समय वो क्या करते हैं रीजनल पार्टीज का कोऑपरेशन लेते हैं और दोनों मिलकर वहां पर यानी सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो तो वहां पर सरकारों की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रकार के गवर्नमेंट जहां जहां है तो उसको कहा जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। इस प्रकार की गवर्नमेंट्स जब फॉर्म होने लगी है उसके कारण अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी इम्पोर्टेंस देने लगा है और दोनों के जो संबंध है वो अभी थोड़े बहुत
सुधारने लगे या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो उसमें क्या है कि पावर्स टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड टू हैंड ओवर और टू गिव द लोकल गवर्नमेंट्स, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया है कि उसके मेन कारण थे या उसके पीछे यह सभी पॉइंट्स आते हैं कि जिसके कारण जितने लंबे प्रॉब्लम हो गए, लार्ज प्रॉब्लम्स होंगे या इश्यूज होंगे, दे कैन सेटल एट अ लोकल। ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। दूसरी बात है कि पीपल हैव बेटर नॉलेज हाउ टू मैनेज विद देयर इश्यूज, विद देयर प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू यूज देयर मनी। ये बात है सेकंड पॉइंट में। अब तीसरी बात है कि जो भी थिंग्स उनके पास अवेलेबल है उसको वे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते। चौथी बात है कि लोगों में, जो गांव के लोग हैं, उनमें डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स की उसको इनकलकेट करना है या हमारे देश की डेमोक्रेसी को बढ़ाना है, उसके लिए भी ये काम जरूरी है। और उसी के साथ साथ लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी में बढ़ना चाहिए। डिसीजन मेकिंग करते समय उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो जरूरी होता है। और उसी के साथ साथ ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो इस प्रकार से डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बन जाता है और वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से उसको हम जानते हैं। डेमोक्रेसी के थर्ड लेवल को या थर्ड टियर को पावरफुल और एफिशिएंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है इन 1992। अब इस 1992 में कुछ स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, जैसे कि इन लोकल लेवल की गवर्नमेंट की किसी विशेष समय के बाद या कालावधि के बाद रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, ये पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें लोकल गवर्निंग बॉडीज में SC, ST और वुमेन इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन दिया गया है। तीसरी बात है कि 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए स्पेशली रिजर्व रखे गए हैं, मीन्स 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ओनली लोकल गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट है कि इन इलेक्शंस को लेने का काम या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो द स्टेट इलेक्शन कमीशन को दी गई है और वही पूरी तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन करेगा। अब फिफ्थ पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो रेवेन्यू आता है उसमें से कुछ फंड जो है वो इन लोकल गवर्निंग बॉडीज के साथ शेयर करना है। तो इस प्रकार से इनके द्वारा, इन स्टेप्स द्वारा इन लोकल गवर्निंग बॉडीज को स्ट्रेंथन या पावरफुल बनाने का काम इसी अमेंडमेंट द्वारा किया गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, अब उसको कहा जाता है पंचायती राज, जिसमें रूरल लेवल में और अर्बन लेवल पर इस प्रकार से लोकल गवर्निंग बॉडीज आर देयर। रूरल लेवल में ग्राम पंचायत इज और एट विलेज लेवल। अब विलेज लेवल की ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। उसी के साथ साथ उनको पंच कहा जाता है और उन्हीं में से एक सरपंच होता है। अब इसी के साथ साथ ग्राम पंचायत पर वही उसके कार्यों को सुपरवाइज करने का काम करती है ग्राम सभा। व्हाट इज ग्राम सभा? तो ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स इन द विलेज और वही ग्राम पंचायत को गाइडेंस भी करती है और उस पर कंट्रोल भी रखती है। ये हो गए विलेज की बात। विलेज के बाद आता है तहसील। तहसील में तालुका पंचायत इज द
governing body of Tahsil. There are some members. They are also elected by the people. Next one is Zila Parishad. It is for district rural area. अब इसके मेंबर्स भी ये ही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और इनके लिए साधारणतः 5 साल के बाद उनके लिए भी इलेक्शंस होते हैं. तो ये 3 जो है लोकल गवर्निंग बॉडीज, दे आर फॉर रूरल लेवल. दूसरा है अर्बन लेवल एरिया. अर्बन लेवल में देयर आर 2 governing bodies. One is for small towns and other is for large towns. For small towns, municipal council is there and municipal corporation is for large towns like Panji or like Pune. यहाँ जो members है they are also elected by the people after every 5 years directly. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो हेड होता है उसको मेयर कहा जाता है या महापौर कहा जाता है. तो इस प्रकार की व्यवस्था जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इस प्रकार से नाम देते हैं.